वेलकम टू स्टारबक्स। तो अब तक हमने देखा था कि चवन्निंग खुद ही अपने जख्मों पर मरहम पट्टी करता है और जब वो अपने मन से मोरान का ख्याल त्याग रहा होता है तभी मोरान उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। चवन्निंग चाह कर भी अपने गले से चले जाओ ये तो शब्द निकाल ही नहीं पा रहा था और काफ़ी कोशिशों के बाद उसके मुंह से निकलता है, अंदर आ जाओ। मोरान बोलता है, हाँ आपने दरवाज़ा नहीं लगा रखा था। वो पूरे दिन से एक दूसरे को एकदम कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे थे तो मोरान ने सोचा क्यों ना खुद ही बात छिड़ी जाए। इसीलिए कमरे के अंदर आकर उसने एकदम नॉर्मली बिहेव करा। वहीं चवन्निंग वो बिना कोई एक्सप्रेशन के टेबल के बगल में बैठा हुआ था और वो अपनी आंखें उठाकर मोरान की ओर देखता है। वो सच कहे तो मोरान का रूप काफ़ी सुंदर था जो कि किसी को भी मोहित कर सकता था। जैसे ही वो दरवाजे से कमरे के अंदर आता है तो पूरा कमरा मानो उजाले से भर गया हो। हाँ भले ही वो छोटा था लेकिन उसका चेहरा और उसकी प्यारी आंखें बिना कोई भाव दिखाते वक्त भी ऐसे लगते थे जैसे कि वो मुस्कुरा रहा हो। चवन्निंग एक टक उसे देखे जा रहा था और वहीं वो अपना हाथ बढ़ाकर अगरबत्ती को बुझा देता है क्योंकि वो जानता था कि मोरान को अगरबत्ती की स्मेल अच्छी नहीं लगती और कोल्डली कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोरान कहता है, वो मैं तो बस आपके घाव देखने आया था। हाँ 1 मिनट, आपने तो पहले ही पट्टी कर ली। चवन्निंग कहता है, हाँ। अब मोरान नहीं जानता था कि अब वो बातें कैसे छिड़े। वो चवन्निंग से नफरत करता है और वो गुस्से में भी है कि उसने शिमी को चोट पहुंचाई, लेकिन फिर भी कुछ वक्त बाद वो खुद ही वहाँ आ गया। हाँ वो उससे नफरत करता है लेकिन वो ये नहीं भूला था कि चवन्निंग का शोल्डर अभी भी जख्मी है, वो भी मोरान को बचाने की वजह से। मोरान जानता था कि जब चवन्निंग ने उसे पकड़ रखा था तब उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसे जाने नहीं दिया। चवन्निंग के लिए मोरान हमेशा से ही घिनौना था, लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ बहुत अजीब एहसास थे जो मोरान समझ नहीं पाता था। हाँ मोरान जानता है वो एक काफ़ी ढीठ इंसान है। जब वो बच्चा था तो उसने कोई किताबें नहीं पढ़ी और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी उसने यहाँ शशांक पीक से ही करी, लेकिन फिर भी ऐसी कई चीज़ें थी जो मोरान आसानी से नहीं समझ पाता था, खासकर जब बात एहसासों की हो। शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो खुद को नहीं जानता था और वो जितना सोचता उतने ही चक्कर हमारे छोटे से तक्षण को आने लगते और वो मन में सोचता है, बस और नहीं, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। बात बस इतनी है कि मैं शिमी को पसंद करता हूँ और चवन्निंग से नफरत करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता कि चवन्निंग का मुझ पर एहसान एहसान हो, लेकिन ये चवन्निंग मुझसे ज़्यादा जिद्दी है। अकेले इंसान ने खुद से ही पट्टी कर ली। और मोरान देखता है वहाँ टेबल पर गर्म पानी रखा हुआ था जो खून की वजह से लाल रंग का हो गया था। वहीं उस छुरे से जिससे चवन्निंग ने अपना घाव ठीक करा था उसमें ऊपर की खाल निकाली हुई थी जो कि साफ साफ दिख रही थी और मोरान को चक्कर आने लगते हैं। हे भगवान, इसने खुद से पट्टी कर कैसे ली? क्या इसने अपनी खाल खुद से निकाली है? क्या ये आदमी इंसान है भी कि नहीं? नहीं, ये पक्का राक्षस है। मैं सही सोचता था। और वो सोचता है कि जब उसने शिमी की पट्टी करी थी तब शिमी किस तरह से चिल्ला रहा था और उसकी आंखों से तो आंसू भी आ गए थे। वैसे मोरान चवन्निंग को पसंद नहीं करता, लेकिन अभी
वो मन ही मन उसे शाबाशियाँ दे रहा था। आखिरकार तभी ये यूहेंग ऑफ द नाइट स्काई है। एल्डर यूहेंग वास्तव में काफ़ी दबंग और धर्मी व्यक्ति हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं। और ये सोचते सोचते फिर मोरान कहता है, जो कुछ भी चैन हाउस में हुआ, शिजन, मैं माफ़ी मांगता हूँ। चिवेनिंग कुछ नहीं कहता। मोरान उसकी ओर देखता है। मुझे आप पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। चिवेनिंग फिर कुछ नहीं कहता और हमेशा की तरह ही उसके चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो उसे इग्नोर कर रहा था। मोरान उसके पास आता है और जब वो सामने से उसके कंधे पर वो पट्टियाँ देखता है तो उसे पता लगती है ये पट्टियाँ काफ़ी बुरी तरह लगाई गई हैं। जिस जगह दवाई लगाई गई थी उस जगह पट्टी नहीं थी और जिस जगह जख्म थे वो अभी बुरे उभरे हुए थे। एक तरह से ये पट्टियों की बर्बादी ही थी। और मोरान मन में सोचता है, हाँ, जिस इंसान को कपड़े तक धोना नहीं आता तो उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। और मोरान कहता है, शिजन, गुस्सा मत होइए। चिवेनिंग गुस्से में कहता है, क्या मैं तुम्हें गुस्से में लग रहा हूँ? मोरान कुछ नहीं कह पाता और काफ़ी देर बाद बोलता है, शिजन, पट्टियाँ ऐसे नहीं की जाती। चिवेनिंग बोलता है, तुम मुझे सिखाओगे? मोरान फिर कुछ नहीं कह पाता। वो अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाता है ताकि चिवेनिंग की पट्टियों को खोल सके और वापस बांध सके। लेकिन वो इतना जानता था कि उसके शिजन को किसी का छूना पसंद नहीं और अगर उन्हें गुस्सा आ गई तो वो अपनी ध्यान में निकाल देंगे। इसीलिए डर के मारे वो अपना हाथ वापस नीचे कर लेता है। लेकिन उसे पट्टी भी तो करनी है। फिर वो अपना हाथ वापस ऊपर की ओर बढ़ाता है और फिर नीचे कर लेता है। वो ऐसे ही करता जाता है जब तक चिवेनिंग परेशान नहीं हो जाता। और वो बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो मुझसे? मोरान गुस्से में सोचता है, मैं लड़ना तो चाहता हूँ पर अभी वक्त ठीक नहीं है। और वो एक पपी की तरह स्माइल करता है। उसके डिम्पल्स निकल आए थे और वो चिवेनिंग का कंधा पकड़ता है और बोलता है, शिजन, मैं आपकी वापस पट्टियाँ करने में मदद करता हूँ। चिवेनिंग मना करना चाहता था लेकिन तब तक मोरान की गर्म उंगलियाँ उसकी स्किन को छूते हुए उसकी पट्टियाँ खोलने लगती हैं और चिवेनिंग कुछ नहीं कह पाता। वो कुछ कहना चाहता था पर उसे पता ही नहीं था वो कहे क्या। और जब मोरान उसकी पट्टियाँ खोल देता है तो वो उसके कंधे पर वो 5 नाखूनों के निशान से छेद देखता है जो कि देखकर ही लग रहे थे कि ना जाने वो कितने गहरे हैं। मोरान ये देखकर चौंक जाता है। शिमी की चोट के हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा जख्म था। मोरान को पता नहीं था, ना जाने क्यों वो उस जख्म को देखे जा रहा था। और वो एकदम से प्यार से पूछता है, क्या दर्द हो रहा है? चिवेनिंग अपनी पलकों को नीचे झुका लेता है और बोलता है, ठीक है। मोरान कहता है, मैं प्यार से करूँगा। ना जाने ये प्यार शब्द सुनकर चिवेनिंग ने क्या सोच लिया और वो शर्माने लगता है और उसके कान भी लाल हो जाते हैं। अब ये सोचकर कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, वो खुद पर वापस गुस्सा हो जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है, पूरे दिन से वैसी अजीब बातें ही सोचे जा रहा है। और वो कोल्डली कहता है, ये तुम्हारे ऊपर है, जैसे करना है करो। वहीं मोमबत्ती की रोशनी से मोरान अच्छी तरह से देख सकता था कि चिवेनिंग ने कई जगह वो मरहम लगाया ही नहीं है। मोरान चौंका हुआ था। उसके लिए ये विश्वास करना काफ़ी मुश्किल था कि चिवेनिंग अब तक जिंदा बचा है। और वो मन में सोचता है, आखिर ये इंसान जीता कैसे है? कुछ नहीं आता इसे और अच्छा खासा मेरे सामने खड़ा है। हाँ। और वो बोलता है, शिजन। चिवेनिंग बोलता है,
आज आपको चैन हाउस में क्या हुआ था? आप इतना गुस्सा क्यों थे कि आप किसी को मारने लग गए थे? मरहम लगाते लगाते वो पूछता है। चिवेनिंग चुप था और वो बोलता है, मैं तब गुस्से में था। मोरन पूछता है, यही तो पूछ रहा हूँ, आप गुस्से में क्यों थे? फिर चिवेनिंग उसे लुओ शियानशान के बारे में बताता है और उसे पूरी कहानी सुनाता है। मोरन वो कहानी अच्छे से सुनता है और अपना सर ना की ओर हिलाते हुए कहता है, आप काफ़ी ज़्यादा बुद्धू हैं। अगर आपको इस वक्त गुस्सा आ रहा था तो आपको ही सीधा उन पर नहीं निकालना चाहिए था। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं उन्हें झूठ बोल देता कि मैंने भूतों को भगा दिया और उनसे पैसे लेकर चला जाता, और उसके बाद जो भी उनके साथ होता वो तो होता ही। अब आप अपने आप को ही देखिए, एक घटिया इंसान के लिए आपने इतना बड़ा सीन बना दिया। उसे उसके हाल पे ही छोड़ देते। अगर आप उसे नहीं मारते तो वो शिमी की जो, और ये कहते ही वो एकदम से रुक जाता है और चिवेनिंग की ओर देखने लगता है। उसकी बैंडेज को बांधने के बाद वो मन में सोचता है, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मैं तो भूल ही गया था कि ये वो ज़िंदगी नहीं है, और यहाँ मैं चिवेनिंग से ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे कि मैं वही 32 साल का ताक शंजुन हूँ। हाँ, क्या होगा मेरा? चिवेनिंग ने भी नोटिस करा था कि मोरान ज़्यादा बोल गया है और वो अपनी आंखें छोटी करके उसे देखता रहता है। उसकी नज़रों से मोरान बता पा रहा था कि वो उसे मारना चाहता है, और मोरान अपने बचाव में कहता है, वो हाँ। लेकिन उससे पहले ही चिवेनिंग बोलता है, क्या तुम सोचते हो कि मैं शिमिंग जिंग को चोट पहुंचाना चाहता था? अब क्योंकि बात शिमी की आ गई थी तो मोरान थोड़ा सख्ती से बोलता है, क्या शिमी वो इंसान नहीं था जिसको आपने मारा? चिवेनिंग को पछतावा था कि उसने शिमी को मारा, लेकिन वो ये जाहिर नहीं कर सकता था। इस वक्त उसके चेहरे पे उदासी थी, मगर वो कुछ बोलता नहीं। चिवेनिंग काफ़ी ज़िद्दी किस्म का है, वहीं मोरान किसी रोमियो से कम नहीं। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और चिंगारियां फूटने लगती हैं। अभी मोरान की कोशिशों से जो माहौल हल्का हुआ था वो उसी की वजह से वापस सीरियस सीन ले रहा था। और मोरान कहता है, शिजुन, शिमी ने कुछ गलत नहीं करा। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपने गलती से उस पर, लेकिन आपको उससे माफ़ी तो मांगनी चाहिए। चिवेनिंग अपनी आंखें छोटी करता है और बोलता है, क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? मोरान चुप पड़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे बुरा लगा कि उसे लग गई, और वो भी तब जब उसने कुछ किया ही नहीं था और ना ही उसे शिजुन से कोई माफ़ी मिली। वहीं उस मोमबत्ती की रोशनी में मोरान ने वो आखिरी पट्टी भी चिवेनिंग के घाव पर कर दी थी। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन इस बार मामला काफ़ी सीरियस था, खासकर चिवेनिंग के लिए। वो गुस्सा था और वो ये भी जानता था कि उसकी गलती थी, लेकिन फ़िलहाल वो एहसास जो वो सबसे ज़्यादा महसूस कर रहा था, वो एहसास था जलन का। बस वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहा था, और गुस्से और चिड़चिड़ेपन में वो मन में सोचता है, माफ़ी, तुम ये शब्द अपने मुंह से निकाल भी कैसे सकते हो? अपनी ही शिजुन को ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हो। तभी मोरान कहता है, उसके चेहरे पे जो घाव है उसका निशान जाने में कम से कम आधा साल लग जाएगा। मैं अभी उसके ज़ख्म पे भी दवाई लगा कर आया हूँ, और उसने मुझसे तभी यही कहा कि मैं आपको दोष ना दूँ। शिजुन, वो आपको दोष नहीं देता, लेकिन क्या केवल दोष ना देने से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? क्या जो भी आपने करा वो चीज़ भुलाई जा सकती है? आप बताइए। ये शब्द सुनते ही चिवेनिंग का घड़ा भर चुका था और वहीं उसकी जलन की चिंगारी ने आग पकड़ ली थी। तब से तो वो शांत था और कोशिश कर रहा था कि कुछ ना बोले, लेकिन अब वो
धीरे से बोलता है, निकल जाओ। मोरन इसकी ओर देखता है मगर वो जाता नहीं। फिर च्वेनिंग चिल्लाता है, निकल जाओ, और मोरन को वो ज़बरदस्ती बाहर निकाल देता है और अपना दरवाज़ा लगा देता है, जो कि मोरन के मुंह पर बंद हुआ था। मोरन भी कम नहीं था, उसे भी काफ़ी गुस्सा आता है। वो मन में सोचता है, देखो देखो तो इसे, ये किस तरह का इंसान है। ये फालतू का गुस्सा होने का नाटक केवल इसीलिए क्योंकि इससे एक माफ़ी नहीं मांगी जा रही। ऐसी कैसी ऊंची नाक है इसकी। आखिर माफ़ी मांगने में इतनी बड़ी बात क्या होती है, ये तो मुझे समझा देता पहले। बस इसे जाकर मुंह से बस यही कहना है, मुझे माफ़ कर दो। मैं ताक्षणजुन रह चुका हूँ। इस पूरी दुनिया पर राज था मेरा, लेकिन फिर भी इस सम्मानित व्यक्ति ने कभी माफ़ी मांगने में अपने आप को छोटा नहीं समझा। तो फिर ये च्वेनिंग कौन सी खेत की मूली है। आया बड़ा पीडो इमॉर्टल। समझ ही नहीं आता ये इंसान कहना क्या चाहता है। कहता कुछ है, करता कुछ है, दिमाग में कुछ होता है, और गुस्सा वो तो हमेशा ही रहता है। तभी इसमें कोई शक की बात ही नहीं कि इतना सुंदर चेहरा होने के बावजूद इसके पास कोई नहीं है। आखिर ऐसे इंसान के साथ कौन रह सकता है। बस समय की बर्बादी है। देखना, ये पूरी ज़िंदगी कुंवारा ही जिएगा। अब च्वेनिंग ने इतना गुस्सा मोरन पर निकाला तो जाहिर सी बात है मोरन का ऐसा गुस्सा तो आना ही था। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो अपनी रात बर्बाद क्यों करे, वो भी अपने शिज़न के पीछे। और वो सीधा शिमी के पास चला जाता है। शिमी पूछता है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए और शिज़न कैसे हैं? मोरन बोलता है, काफ़ी बेहतर हैं, गुस्से में 1% कमी नहीं आई, मतलब कि पूरे के पूरे तंदुरुस्त हैं। शिमी कुछ नहीं बोलता और उसकी ओर देखने लगता है। मोरन कुर्सी लेकर आता है और उस पर उल्टा बैठने के बाद शिमी की ओर देखकर स्माइल करने लगता है। शिमी पूछता है, क्या मैं जाकर उन्हें देखूं? मोरन अपनी नज़रें घुमाता है। ज़्यादा भी मत सोचो अब उनके बारे में, वो भयानक हैं। शिमी पूछता है, क्या तुमने उन्हें फिर से गुस्सा दिला दिया? मोरन बोलता है, उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए कोई चाहिए? अरे वो इंसान खुद को गुस्सा दिला देता है और खुद पे ही गुस्सा हो जाता है। मुझे तो लगता है वो किसी लकड़ी से बना है, तभी तो इतना भड़कते रहते हैं। शिमी अपना सर नाक की ओर हिलाता है। उसे नहीं पता था कि वो हंसे या रोए। मोरन बोलता है, आराम करो, मैं रसोई से कुछ बना के लाता हूँ। शिमी कहता है, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तुमने भी पूरी रात आराम नहीं करा, क्या तुम सोना नहीं चाहते? मोरन हंसता है, हाँ, ज़रूरत नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पास से जाऊँ तो मैं रुक सकता हूँ। शिमी अपना हाथ हिलाता है और बोलता है, नहीं नहीं, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तो मैं सोऊंगा कैसे? तुम्हें भी अपने बिस्तर पर जाके सो जाना चाहिए। अपने आप को परेशान मत करो। और मोरन उदास हो जाता है। वैसे शिमी हमेशा उससे प्यार से पेश आता था, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच एक दूरी बना के रखता था, जो कि इस तरह था कि चांदनी को बस देखा जा सकता था, लेकिन उसे कभी छुआ नहीं जा सकता। और मोरन कहता है, ठीक है, और वो स्माइल करता है, कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैं या तो बगल वाले कमरे में होऊंगा या फिर नीचे होऊंगा। शिमी कहता है, ठीक है। मोरन अपना हाथ बढ़ाता है। वो शिमी के सर को सहलाना चाहता था, लेकिन एकदम से वो अपने आप को रोक लेता है और फिर अपना हाथ अपने सर के पीछे रख के कहता है, अच्छा, अब मैं जाता हूँ। कमरे से बाहर आकर मोरन अपने आप की मदद नहीं कर पाया और सीधा छींकने लग गया, क्योंकि शिमी ने कमरे में अगरबत्ती जला रखी थी। जैसे ही मोरन अगरबत्ती को सूंघता तो उसे अजीब लगने लगता,
लेकिन क्योंकि शिमी को अगरबत्ती की खुशबू पसंद है तो मुरान इसको बर्दाश्त कर सकता है और वह नीचे चला जाता है और इस धर्मशाला के मालिक से कहता है, मेरा एक काम कर दीजिए। और इस धर्मशाला का मालिक देखता है कि मुरान उसे चांदी के सिक्के दे रहा है और वो मुस्कुरा के पूछता है, आखिर ये खूबसूरत सा नौजवान मुझसे क्या चाहता है। मुरान कहता है, मैं देख रहा हूँ यहाँ सुबह नाश्ते के लिए लोग ज़्यादा नहीं आ रहे, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। मैं आज तुम्हारी रसोई इस्तेमाल करूँगा, तो बाकी मेहमानों को बता दीजिए। अब सुबह के नाश्ते से उस मालिक की कितनी ही कमाई हो जाती, उतनी तो नहीं हो पाती जितनी उन चांदी के सिक्कों ने कर दी थी। और वो मालिक मान जाता है और वो पूछता है, क्या आप खुद से खाना बनाएंगे? अच्छा होगा कि आप हमारे बावर्ची से बनवा लें, वो बहुत अच्छा बनाता है। मुरान मुस्कुराता है, नहीं, ज़रूरत नहीं। क्या तुमने जेड वाइन बिल्डिंग के बारे में सुना है जो कि शांगतांग में है? मालिक बोलता है, अच्छा, वो जहाँ नाच गाने होते हैं, वो जगह काफ़ी प्रसिद्ध है। मुरान कहता है, हाँ। और वो मालिक इधर उधर देखता है ताकि ये पता कर पाए कि उसकी बीवी तो इधर उधर नहीं। और वो शांति से मुरान से कहता है, आखिर उसके बारे में कौन नहीं जानता, वो सबसे प्रसिद्ध वैश्यालय है। और वहाँ का जो खाना, भाई वाह, क्या खाना होता है, मैंने काफ़ी सुना है। और वहाँ की जो मुख्य गायिका है वो काफ़ी खूबसूरत है। ये काफ़ी दुख की बात है कि ये इतना दूर है, नहीं तो मैं वहाँ ज़रूर जाना चाहता उन्हें देखने के लिए। मुरान हंसता है और कहता है, तारीफ़ के लिए शुक्रिया, मैं ये बात ज़रूर उन तक पहुँचा दूँगा। मालिक पूछता है, पहुँचा दूँगा? क्या आप उन्हें जानते हैं? मुरान कहता है, जानने से भी ज़्यादा जानता हूँ। मालिक कहता है, वाह, आप कल्टीवेटर्स बताते नहीं हैं, लेकिन आप लोग भी यहाँ ऐसी जगह पर। मुरान तभी मुस्कुराकर उसे रोकता है और कहता है, मुख्य गायिका के अलावा भी क्या आप कुछ जानते हैं वहाँ के बारे में? मालिक कहता है, हाँ, वहाँ का खाना वो काफ़ी प्रसिद्ध है। और मुरान की मुस्कान और भी बढ़ जाती है और वो काफ़ी स्किलफुली उस चाकू को पकड़ता है और बोलता है, कल्टीवेशन विद्या सीखने से पहले मैं उस जेड वाइन बिल्डिंग में काम करता था। और पता है क्या काम? मैं वहाँ का बावर्ची था। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा बावर्ची मुझसे अच्छा खाना बना लेगा। अब तुम ही बताओ, मेरा बढ़िया या उसका? वो मालिक एकदम से चौंक जाता है और कहता है, वो आप सही में? और वो कुछ कह नहीं पा रहा था कि तभी मुरान अपनी आंखों को छोटा करके उसकी ओर देखता है और कहता है, हाँ हाँ, बहुत है, अब तुम जा सकते हो। ये बावर्ची अब कुछ बनाने जा रहा है। वो मालिक नहीं जानता था कि वो ताक्शन जुन से बात कर रहा था। और वो बोलता है, मैंने सुना है कि वहाँ की मिठाइयाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर आप मुझे ज़रा सा बना के चखा दें तो। उस मालिक को लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर मुरान खाना बना रहा है तो थोड़ा उसे चखा तो सकता ही है, मुरान ज़रूर मान जाएगा। लेकिन किसने सोचा था? मुरान अपनी आंखें छोटी करता है और मजाकिया वे में कहता है, तुम्हें चाहिए? मालिक कहता है, हाँ। मुरान बोलता है, सच में? और वो अपनी नाक ऊंची करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई फालतू इंसान हूँ जो किसी के लिए भी कुछ भी बना देगा? ये सम्मानित व्यक्ति केवल शिमी के लिए बनाने जा रहा है, ठीक है? अगर बात उसकी ना होती ना तो मैं तो इस रसोई में चूल्हा भी नहीं जलाता। और वो अपने हाथ में मूली लेता है और उसे काटने लगता है और अपना बड़बड़ाना बंद नहीं करता। ना जाने वो क्या क्या कह रहा था। वहीं वो मालिक
वो बेचारा अपनी बेइज्जती करवा के वहाँ से चला जाता है। वो भी मन में कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था। वो कह रहा था, सम्मानित व्यक्ति, एक 15-16 साल का लड़का जो अभी केवल विद्याएं सीख रहा है, वो ऐसे ऐसे फालतू शब्द बोलता है। और वो सोचता है कि शिमी कोई लड़की होगी जिसके लिए वो खाना बना रहा है। लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि यहाँ तो कोई फीमेल कल्टीवेटर आई ही नहीं है आज। और वो मालिक अपनी आंखें घुमाता है और मन में सोचता है, ये लड़का भौराया हुआ है। वहीं मोरान अपने कुछ घंटे उस रसोई में व्यतीत करता है और खाना बनाने के बाद ही वो सीधा शिमी के कमरे की ओर भागता है। लेकिन जब वो चिवेनिंग के कमरे की ओर से गुजरता है तो वो एकदम से रुक जाता है और मन में सोचता है, क्या मुझे इसे खाने के लिए बुलाना चाहिए। लेकिन फिर वो कल रात की बात याद करता है जहाँ चिवेनिंग उस पर कितना गुस्सा था। और मोरान चिढ़ जाता है और सोचता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने थोड़ा सा ही बनाया है, मैं ये इसके साथ नहीं बांटूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब ये जानने के लिए कि वो ये बांटेगा कि नहीं, वो जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।